नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल व्याख्याता विशेष शिक्षा के अंदर जो वैकेंसी अभी आई हुई हैं, जिनकी परीक्षाएं 8 दिसंबर 2026 को होना तय है। तो उसके अंदर हमारा जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के अंदर पार्ट बी स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपको कुछ एजेंसियां, कुछ एक्ट और कुछ अन्य चीज़ें जो हमारी सिलेबस के अंदर आपको रखी गई हैं, उनमें से एक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। ये अपन को ध्यान रखना है कि ये दोनों पेपरों में आपको फर्स्ट पेपर के अंदर सिलेबस में भी है और सेकंड पेपर के अंदर सिलेबस में भी है। तो अपन को ये दोनों जगह कहीं ना कहीं लाभदायक है। तो इसको अपन आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसमें ज़्यादा हमारा कुछ हमारे सिलेबस में है नहीं। अध्याय 6 मात्र लिया गया है। तो अध्याय 6 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और NEP 2020 क्या है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स अपन देखेंगे और इसके सिद्धांत क्या हैं ये भी अपन देखेंगे और भाग 6 के बारे में भी थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी NEP 2020। आपको पता है कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा जो था 2030 का लक्ष्य था कि सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने व जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई। हमारा एक एजेंडा था जिसको हम 2030 के लक्ष्य SDG 4 के नाम से अपन इनको जानते हैं। इसमें हमारा एक लक्ष्य था कि हमारे सभी के लिए एक तो समावेशी शिक्षा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। दो चीज़ों पर इसमें विशेष जोर था। पहले जो हमारा SDG 4 है, इसमें दो चीज़ों पर बहुत जोर था, एक तो समावेशी शिक्षा और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी हो गई? क्योंकि कुछ विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट जो थे वो शिक्षा से वंचित हो जाते थे, इसलिए उनको अपने नज़दीकी विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ में उनको एजुकेशन देने का काम किया गया। ठीक है ना। तो ये लक्ष्य जो था वो पहले से ही सुनिश्चित था SDG 4 2030 के अंदर कि प्रत्येक बच्चे को एक तो अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और समावेशी शिक्षा, ये दो चीज़ों का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और इस प्रावधान के लिए हमारी पूरी जो शिक्षा प्रणाली है, पूरी शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि यदि हम शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे नहीं, पुनर्गठित नहीं करेंगे, तो हम किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? तो लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने शिक्षा प्रणाली को क्या किया? पुनर्गठित किया। मतलब इसमें कुछ संशोधन जो है वो किए गए। यहाँ पर अपन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से माने तो यहाँ पर अपन को कुछ डेट यहाँ पर दी गई है कि कब कौन सी चीज क्या है लागू हुई। तो यदि प्रथम शिक्षा नीति की यदि अपन बात करते हैं तो ये 1968 में प्रथम शिक्षा नीति हमारी आई थी। द्वितीय शिक्षा नीति की बात करें तो ये 1986 में आई थी। देखिए ये 6-8 है और ये 8-6 है, ये अपन को ध्यान रखना है। ये प्रथम शिक्षा नीति है और ये दूसरी है। अपन को 6-8 को 8-6 करना है। संशोधित शिक्षा नीति जो थी वो 92 के अंदर आई थी। ठीक है ना। 1992 में संशोधित शिक्षा नीति आई थी और निशुल्क शिक्षा का जो अधिकार था वो हमारा था 2009। 2009 में एक हमारा RT जो आपने नाम सुना होगा, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन पर प्रत्येक बच्चे का एक अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति पर, और उसको निशुल्क शिक्षा का भी अधिकार इसके अंदर दिया गया था। ये हमारा 2009 के अंदर जो है वो आया है। अब यदि अपन NEP 2020 की बात करते हैं तो NEP के अंदर आपको पता है कि जून 2016 में एक नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति जो है गठित की गई, एक समिति गठित की गई और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और
इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, तो इसमें एक समिति थी, आपको पता है समिति में एक से अधिक लोग होते हैं, और उसकी अध्यक्षता जो की थी वो हमारे TSR सुब्रमण्यन पूर्व कैबिनेट सचिव ने की थी। ये पूर्व कैबिनेट में क्या थे, सचिव थे। इनका नाम भी अपन को जो है वो ध्यान रखना है। फिलहाल ये क्या है, दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय है, मतलब इनका देहांत हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया था, जून 2016 में एक नई शिक्षा नीति के विकास के गठन के लिए एक समिति निर्धारित की गई थी। ठीक है ना, ये समिति का अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ, जून 2017 में हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक थे, ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है ना, इसका नाम भी अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये चीजें अपन को परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये नाम अपन को ध्यान रखना है, डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में एक जून 2017 में इन्होंने इनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका एक मसौदा तैयार किया गया। मसौदा तैयार करने के लिए एक 9 सदस्यीय समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया। कितने सदस्य थे इसके अंदर, 9 सदस्य थे। आपको सदस्यों की संख्या भी पूछी जा सकती है। जून 2017 में डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक मसौदा तैयार करने के लिए क्या किया गया, एक समिति बनाई गई, जिसके अंदर कितने सदस्य थे, 9 सदस्य थे। जिसने इसने क्या किया, 31 मई 2019 को अपने मानवीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का जो मसौदा तैयार करने के लिए जो हमारी समिति बनाई गई थी, वो उन्होंने मसौदा प्रस्तुत किया। कब किया प्रस्तुत, ये अपन को ध्यान रखना है, 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। ठीक है, तो उस समय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार के दिन 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जारी की। इन दोनों ने, एक तो केंद्रीय मानव विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल, और सूचना प्रसारण मंत्री थे कौन, प्रकाश जावड़ेकर। इन दोनों ने बुधवार का दिन था 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो जारी की है। इस शिक्षा नीति को क्या किया गया है, 27 अध्याय और 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये अपन को ध्यान रखनी है। इसमें भाग कितने हैं, भाग की बात करें तो इसमें 4 हैं, और यदि अध्याय की बात करें, ये दोनों चीज अपन को जो है वो ध्यान रखनी है। अध्याय इसमें 27 हैं और भाग इसमें 4 हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं जो यहाँ पर शॉर्ट रूप में हमने यहाँ पर दिया गया है हमारे द्वारा, क्योंकि आपको जो है इसमें मात्र एक 6ठा अध्याय हमारे सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ी सी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। 4 भाग है इसके अंदर। पहले भाग में स्कूल शिक्षा, दूसरे भाग में उच्चतर शिक्षा, तीसरे में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, और क्रियान्वयन की रणनीति चौथे भाग में इसमें शामिल की गई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 4 भागों में पूरी NEP 2020 समाहित है, और इसमें जो जो परिवर्तन किए गए, क्या क्या मसौदा तैयार किया गया था कमेटी के द्वारा, तो उसमें कौन कौन सी चीजें शिक्षा में बदलाव के लिए प्रस्तुत की गई थी, उनको सबको इसके अंदर आपको रखा गया है।
इस शिक्षा नीति में निम्नलिखित शब्दों पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसमें से अपन को चार जो शब्द हैं इन पर विशेष रूप से जोर इसमें दिया गया था। वो कौन कौन सी बात थी, कौन कौन से इसके आधारभूत स्तंभ कहलाते हैं? ये चार आधारभूत आपके स्तंभ हैं। पहला है इसमें समानता, पहला है समानता, दूसरा है गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। मतलब आपको चार आधारभूत इसमें स्तंभ बनाए गए जिन पर ये पूरी शिक्षा नीति जो है वो टिकी हुई थी। पहली बात तो समानता। समानता क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस शिक्षा नीति का जो सर्वप्रथम जो उद्देश्य था वो यही था कि समावेशी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो जब तक आप प्रत्येक व्यक्ति तक यदि किसी चीज को पहुंचाना चाहते हो, उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति तक मतलब सभी के पास ये चीज पहुंचे, शिक्षा पहुंचे। तो सभी के लिए शिक्षा कब पहुंचेगी? जब हम इस शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देंगे, मतलब किसी के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को पढ़ाई का, शिक्षा का समान अवसर प्रदान करेंगे, तो हमारी ये शिक्षा नीति सफल हो सकती है। दूसरा इसका आधार स्तंभ था गुणवत्ता, ठीक है ना, क्वालिटी। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जब आपने उद्देश्य रख लिया तो आपको शिक्षा के अंदर गुणवत्ता भी रखनी पड़ेगी। मतलब प्रत्येक बच्चे तक एक अच्छी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की गई। इसमें एक बहनीयता, बहनीयता का मतलब शिक्षा के अंदर हमको ऐसे प्रावधान भी इसके अंदर रखे गए कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र का है, ग्रामीण क्षेत्र का है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति है, उस तक जो है वो शिक्षा पहुंच जानी चाहिए और वो शिक्षा के भार को वहन करने वाला होना चाहिए। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से उसको वहन कर पाए। ऐसा नहीं कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाए, कॉस्टली हो जाए, जिसमें गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो अफोर्डेबल होनी चाहिए शिक्षा, ये भी इसके अंदर एक प्रावधान रखा गया था। और एक जवाबदेही, जवाबदेही मतलब शिक्षा के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, वास्तविक रूप से हम जो लक्ष्य हमारे बनाए गए हैं एनईपी के, वो वास्तविक रूप से कंप्लीट हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इस सारी चीज़ों पर भी हमको वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता इसके अंदर रखी गई थी। अब इसके अंदर कुछ सिद्धांत भी थे नीति के, तो उन सिद्धांतों के बारे में भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सिलेबस में हमारे में सिद्धांत नहीं है, लेकिन एनईपी 2026 का 6वां अध्याय हमें दिया गया है, तो एनईपी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें अपन समझ लें। तो इसका पहला सिद्धांत यहाँ पर दिया गया कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। मतलब प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में एक टीचर एक ही क्लास में सब बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है ना। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो उसका रिजल्ट 90% प्लस होता है, एक बच्चा ऐसा है जिसका 80 के आसपास होता है, एक 70 के आसपास होता है, एक सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन भी पास हो रहा है, कोई बच्चा उसमें से फेल भी हो रहा है। तो एक कारण क्या है कि हर बच्चे की क्षमताएं विशिष्ट होती हैं, हर बच्चे के अंदर क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो एक तो हमें उस बच्चे की क्षमताओं को स्वीकार करना है, उनको पहचानना है और उस क्षमताओं के अनुसार उस बच्चे के विकास के लिए हमको प्रयत्न करना है। ये हमारी इस नीति का क्या था, सिद्धांत था कि हमें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार हमें उसका विकास करना चाहिए, हमें उसकी शिक्षा का विकास करना चाहिए। अगला सिद्धांत था, काफी सिद्धांत इसके अंदर हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। बुनियादी साक्षरता, बुनियादी साक्षरता का मतलब होता है कि बच्चे को कम से कम दूसरी तीसरी क्लास तक हम उसको पढ़ा दें। तो दूसरी तीसरी क्लास तक बच्चा जब पढ़ेगा तो कम से कम वो इतना साक्षर हो जाएगा कि अपनी चीज़ों को वो खुद समझने लग जाएगा। दूसरी चीज, एक उसको संख्या ज्ञान कराने का कौशल भी हम बच्चे को सिखा दें, क्योंकि संख्या ज्ञान को
बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है कि हर जगह उसको संख्या ज्ञान के लिए मतलब उसको काम पड़ता है। जैसे वो माना कि बाजार जा रहा है, माना कि उसको कोई सब्जी लेनी है, सामान लेना है, उसको पैसा देना है, वापस कितना लेना है ना। काफ़ी चीज़ों में जैसे आपको किसी को फ़ोन करना है तो उसके लिए मोबाइल नंबर भी संख्या के अंदर आएगा। मतलब हर जगह उस बच्चे का काम किससे पड़ेगा, संख्या से पड़ेगा। तो एक तो वो बुनियादी रूप से साक्षर हो जाए, ठीक है ना, और एक उसको क्या हो जाए, संख्या ज्ञान हो जाए। इसमें बुनियादी शिक्षा में देखिए कक्षा 3 तक की पढ़ाई इसके अंदर रखी गई है। अगला हमारा सिद्धांत है इसका लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है कि जो भी हमारी शिक्षा के नियम हैं, सीखने के तरीके हैं, है ना, यदि और भी कोई शिक्षा नीति के अंदर या शिक्षा के अंदर कुछ भी बच्चे को हम कोई भी सिद्धांत रख रहे हैं, कोई भी नियम रख रहे हैं, कोई भी पढ़ाने का तरीका है, कौशल सिखाने का तरीका है, तो ये जो तरीके हैं सभी हमारे कैसे होने चाहिए, थोड़े से लचीले होने चाहिए, थोड़े से आसान होने चाहिए, जिससे कि बच्चा उसको आसानी से कवर कर पाए, आसानी से उनको समझ पाए। अगला हमारा सिद्धांत है कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो। मतलब हमको किसी भी जिससे ज्ञान क्षेत्र जो है हमारा हानिकारक और उच्च नीच परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। मतलब हमें शिक्षा के अंदर ऐसा कोई भी अंतर या ऐसी कोई भी भेदभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि जहां पर किसी भी बच्चे को इससे क्या हो, ज्ञान के क्षेत्र में हानिकारक कोई भी कार्य हो या ऊंच नीच उनको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति उच्च कैटेगरी में है, हम निम्न कैटेगरी में हैं, या फिर परस्पर उनकी दूरी बन जाए या आपस में कोई असंबद्धता दिखाई दे तो उसको दूर किया जा सके, ये सारी चीज़ों को हम दूर कर सके। तो ऐसा हमें पाठ्यक्रम में या शिक्षा में किसी प्रकार का वो बदलाव या अंतर नहीं रखना चाहिए। अगला हमारा सिद्धांत इसके अंदर है सभी ज्ञान की एकता और अखंडता। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा का विकास। मतलब हमको सभी ज्ञान जरूरी होता है। आपको पता है बच्चे को शैक्षिक स्तर भी बच्चे का अच्छा हो, खेल के बारे में बच्चे को जानकारी हो, अन्य सामाजिक गतिविधियों के बारे में बच्चे को जानकारी हो। तो ये जो बहुविषयक मतलब सभी विषयों से संबंधित, जैसे माना कि इसमें साइंस दी गई है, सोशल साइंस है ना, आर्ट है, आपका गेम्स वगैरह है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करें, साथ लेकर चलें और बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास हम कर सके। अनेक विषयों की शिक्षा और समग्र शिक्षा एक का हम विकास कर सके। अगला हमारी सिद्धांत है हमारा अवधारणात्मक समझ पर जोर, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई। मतलब बच्चे को अवधारणा कंसेप्ट क्लियर कराया जाए, न कि उसको रटने की पद्धति बताई जाए कि बेटा इस क्वेश्चन को तू रट ले, ये चीजें रट ले, 10 क्वेश्चन रट ले। नहीं, ऐसा हमको नहीं करना है। और ना ही केवल बच्चे को परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि हमारी कल परीक्षा है और परीक्षा में ये 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 10 क्वेश्चन हमको पढ़ने, इसके बाद हमको और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई भी हमको नहीं करानी चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा परीक्षा का काम भी हो जाए और हमको अन्य जो जानकारियां हैं या हमारी जो शिक्षा का जो हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा मजबूत हो जाए। अगला सिद्धांत रचनात्मकता और तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना, ताकि तार्किक निर्णय लेने और नवाचार की क्षमता विकसित हो सके। रचनात्मकता और तार्किक सोच मतलब बच्चा जो है उसको हमको रचनात्मक और तार्किक दृष्टि से प्रोत्साहित करना है। बच्चा जैसे ऊपर वाले सिद्धांत में आ गया कि बच्चा रटी पिटी चीजों के बारे में ही जानकारी ना रखे, बच्चा रचनात्मक और तार्किक सोच रखने वाला होना चाहिए। बच्चा किसी चीज को खुद से समझ जाए, तर्क के साथ समझ जाए या तर्क के साथ दूसरे को समझा सके, ऐसी क्षमता का विकास बच्चे के अंदर होना चाहिए। अगला इसका सिद्धांत है नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य। जैसे इसमें दिया गया है सहानुभूति, दूसरों के प्रति सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना,
सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता, ये सारी चीजें जो हैं एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो नैतिकता से संबंधित हो, मानवीय हो या संवैधानिक मूल्य हो। ये सारे जो मूल्य हैं यहाँ पर जैसे करके यहाँ पर दिखाया गया है, इन सब के बारे में बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। अगला हमारा सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, अगला सिद्धांत दिया गया है, बहुभाषिकता एवं अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। आपको बच्चे को भाषा की शक्ति का के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब आपको बताना है कि भाषा के अंदर क्या शक्ति होती है। भाषा के अंदर कौन सी शक्ति होती है? अध्ययन और अध्यापन, मतलब पढ़ते समय और पढ़ाते समय अपन को भाषा की शक्ति के में बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला सिद्धांत है जीवन कौशल, जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन। आपको जैसे बच्चे को आपस में कोई बातचीत करनी है, कोई सहयोग की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए, कोई सामूहिक कार्य हो या लचीलापन, इन सब के जीवन कौशल, ये जीवन कौशल के अंदर आते हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति के जीवन में ये जरूरी होते, इसलिए इनको जीवन कौशल कहा गया। तो इनको भी बच्चे के, ये भी बच्चे के अंदर होने चाहिए। अगला सिद्धांत है हमारा सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर। सीखने के लिए सतत, सतत का मतलब होता है आप जानते हैं लगातार, मतलब बच्चे को आप कोई भी चीज सिखा रहे हो तो सिखाने के बाद में उसका लगातार मूल्यांकन भी अपन को करना चाहिए। इसमें दिया गया इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मतलब बच्चे का मूल्यांकन जरूरी है, बच्चे ने क्या सीखा। आपको पता है आजकल परीक्षाएं होती हैं, बीच बीच में मंथली परीक्षाएं हो रही हैं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं या वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं, तो ये सारी चीजें एवोल्यूशन के अंदर आती हैं, ये मूल्यांकन के अंदर आती है, तो मूल्यांकन पर हमें जोर देना चाहिए। अगला सिद्धांत है तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। तकनीकी का उपयोग हमें यथासंभव करना। तकनीकी, आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ेगी, तो टेक्नोलॉजी को भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा अपन आईसीटी का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस आईसीटी का प्रयोग हम किसके अंदर भी करें? इसका आईसीटी का प्रयोग हम एजुकेशन के अंदर भी करें, ऐसा हमारी शिक्षा इस एनईपी 2020 के सिद्धांतों के अंदर ऐसा सिद्धांत रखा गया कि तकनीकी का यथासंभव, यथासंभव का मतलब होता है जहां संभव हो, ठीक है ना, जहां संभव हो। अगला सिद्धांत हमारा इसके अंदर आएगा सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के प्रति सम्मान, यह ध्यान रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। आपको पता है शिक्षा क्या है? एक समवर्ती विषय है। इसमें अपन को सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता, मतलब हमको जितने भी पाठ्यक्रम हमारी शिक्षा के हैं, शिक्षण शास्त्र, शिक्षा का शास्त्र जो है, और उसकी जो नीति जो है, इन सबको हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो एक समवर्ती विषय है। क्या है? एक समवर्ती विषय है। अगला सिद्धांत सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन चाहती शिक्षा के को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, ताकि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता प्राप्त कर सके। हमको प्रत्येक शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में बच्चे की पहुंच तक हमको शिक्षा पहुंचानी है, और सामर्थ्य के दायरे में, सामर्थ्य मतलब बच्चे की जितनी समर्थता है उसके दायरे में हमें उस तक शिक्षा पहुंचाने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, और इससे सभी छात्र जो है वो शिक्षा प्रणाली में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। सभी छात्र हमारे शिक्षा से जुड़ेंगे और सभी छात्र हमारी शिक्षा प्रणाली से क्या करेंगे? सफलता प्राप्त करेंगे। अगला सिद्धांत है स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक,
चाहे आप स्कूली शिक्षा में एडमिशन आपने लिया है और इसके बाद उच्चतर शिक्षा तक जितने भी स्तर हैं सभी स्तरों में तालमेल होना चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी से समन्वय। ईसीसी जो हमारी क्या है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा है। मतलब जब बच्चा लगभग 2 से 3 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो उसको हम एक प्री प्राइमरी एजुकेशन देते हैं जो आंगनबाड़ी क्षेत्रों में या हमारी बाल वाटिका जिनको अपन बोलते हैं, तो वहां पर ये शिक्षा जो है वो दी जाती है। अगला सिद्धांत है शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। हमारी सीखने की प्रक्रिया का केंद्र क्या है, शिक्षक है या संकाय। उनकी भर्ती की एवं तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था होनी चाहिए और निरंतर व्यावसायिक विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और बेहतर सेवा स्थितियां। मतलब शिक्षक और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का हमको केंद्र मानना है कि इनके बिना शिक्षा और संकाय आगे बढ़ना मुश्किल है। तो इनके लिए हमें उनकी भर्ती की तैयारी के लिए पूरी उत्कृष्ट व्यवस्था हमको करनी चाहिए। व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण, ये सारी चीजें बेहतर सेवा स्थितियों में होनी चाहिए। अगला इसका सिद्धांत है शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता सुनिश्चित करने के लिए हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, ऑडिट एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से, साथ ही स्वायत्तता, स्वशासन और सहशक्ति द्वारा नवाचारण, आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए हमको क्या है, एक प्रभावी और हल्का। हल्का इसलिए क्योंकि यदि हल्का होगा तो बच्चा उसको उस नियम पर चलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारा नियम हल्का हो लेकिन प्रभावी होना चाहिए, अच्छी प्रकार से प्रभावी होना चाहिए। इससे हमारा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुशासन आएगा। तो ये भी सिद्धांत हमारा एनईपी के अंदर है। अगला सिद्धांत है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध। ये हमारी शुरू में ही आ गया है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, एक तो गुणवत्तापूर्ण है ना, और एक समावेशी शिक्षा। ये दो हमारे मुख्य उद्देश्य, दो हमारे क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अगला सिद्धांत है इसके अंदर शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान एवं नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा। हमारे जो विषय के विशेषज्ञ हैं, है ना, उन विशेषज्ञों के द्वारा हमारा निरंतर अनुसंधान होना चाहिए, बच्चे का नियमित मूल्यांकन होना चाहिए, और इस मूल्यांकन से जो प्रगति बच्चे की दिखाई दे रही, जो प्रगति की रिपोर्ट जो बन के तैयार हो रही है, उसकी हमें समीक्षा भी करनी चाहिए कि बच्चा वास्तविक रूप से आगे प्रोग्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगला हमारा इसका सिद्धांत है कि भारतीय जड़ों और गौरव से जुड़े रहना, भारतीय जड़ों और गौरव से जुड़े रहना तथा जहां प्रासंगिक हो वहां भारत की समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं को शामिल करना और उनसे प्रेरणा प्राप्त करना। कहने का मतलब हमारे भारत की जड़ों से भी अपन को जुड़ना है। मतलब हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो प्राचीन विभिन्न प्रकार का प्राचीन लोगों का जो ज्ञान है, उनकी प्रणालियां हैं, वो परंपराएं हैं, इनकी जहां पर भी हमको जरूरत पड़े वहां पर हमको इनको काम में लेना चाहिए और इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगला सिद्धांत है हमारा शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा क्या है, एक सार्वजनिक सेवा है। आपको पता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को पहुंचाना क्या है, मौलिक अधिकार है, उसका मूल अधिकार है, और ये शिक्षा जो है वो सार्वजनिक सेवा के अंदर आती है। आपको पता है हमारे जो विद्यालय हैं, जो संस्थाएं हैं, ये भी सेवा के रूप में ही संचालित हैं, न कि बिजनेस के रूप में। लेकिन आजकल आपको पता है शिक्षा का पूरा बिजनेस चल रहा है। शिक्षा जो है बिना पैसे के संभव ही नहीं है। लेकिन ये जो शिक्षा है ये सार्वजनिक सेवा के रूप में हमारे नियमों में है।
एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्ची परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी है हमको जो एक जीवंत हो और मजबूत हो, और उस शिक्षा प्रणाली में हमको पर्याप्त निवेश करना चाहिए। उस शिक्षा प्रणाली को हमें आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें चाहे हम निजी और सामुदायिक भागीदारी दोनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। चाहे उसमें भागीदारी निजी किसी व्यक्ति की हो, निजी संस्था की हो, या सामुदायिक भागीदारी हो, इन सबको हमें उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे भाग ए के अंदर, थोड़ा सा अपन देखेंगे कि भाग ए के अंदर मुख्य रूप से इस एनईपी 2020 जो थी उसके अंदर मुख्य रूप से क्या हमको दर्शाया गया था, तो ये थोड़ा सा हमारा विषय है। आपको पता है वर्तमान में हमारी जो थी, मतलब उससे पहले हमारी 10+2 वाली शिक्षा चलती थी, और स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर हमने क्या किया, इसको इसमें डिवाइड कर दिया। 5+3+3+4, पहले 10+2 था, उसको 5+3+3+4 में परिवर्तित कर दिया गया। इसको हमने नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात की। हमने यहाँ पर एक तालिका के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया है कि इसके अंदर आपको क्या रखा गया है। आप इसको यहां से देखने का प्रयास करेंगे। आप इसको यहां से देखने का प्रयास करिए। ये पूरी एक तालिका बनाई गई, और इस तालिका में ये हमारी पहले की है, ये हमारी पहले की है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको एज इसमें 6 से 16, ठीक है ना। ये 10, मतलब हमारी पहले शिक्षा थी 10+2, 10+2, तो 10 तो आपकी यहाँ तक आ गई, जिसमें 6 से 16 वर्ष तक के जो बच्चे थे वो यहाँ पर अध्ययन करते थे, और यहाँ पर क्या हो गया, +2 हो गया, ये 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए थे, ठीक है ना। लेकिन इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, एनईपी 2020, और इसमें कन्वर्ट करके हमने इसके 1 2 3 4 पार्ट बना दिए। 4 पार्ट कौन कौन से बनाए, 5+3+3+4, इसमें क्या था, ओनली 10+2। इस 10+2 को हमने 4 जगह से बांट दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 4 जगह में भी जो पहले का 5 है उसको भी हमने 3+2 में कर दिया। 3+2 में कैसे किया कि 3 साल बच्चा जो है वो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका जो हमारे सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं, यहाँ पर बच्चा 3 साल तक शिक्षा प्राप्त करेगा। इसके बाद वो क्लास फर्स्ट और सेकंड, इसकी एज ये ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा 6 से 8 साल, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 से 6 साल, ठीक है। इसके बाद जब वो 8 साल क्रॉस कर देगा तो 8 से 11 साल तक, मतलब कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक वो यहाँ पर अध्ययन करेगा। इसके बाद वो जाएगा 11 से 14 की एज में, और क्लास 6 से 8, और इसके बाद वो जाएगा 14 से 18 वर्ष में, और यहाँ पर क्लास जो होगी इसकी 9 से 12। तो इस प्रकार से ये आपका 5 साल, ये आपका +3, ये आपका +3, ये आपका +4, इस प्रकार से हमने इस शिक्षा को बांट दिया, ठीक है ना। 5+3+3+4, ये हमारी नई एनईपी के अंदर जो आया, ठीक है। इसमें अपन की बाल वाटिका हो गई 3 साल की, 2 साल फर्स्ट सेकंड क्लास हो गई, इसमें हमारी क्लास 3rd से 5th तक आ गई, इसमें हमारी 6 से 8 तक आ गई, और इसमें हमारी 9 से 12 तक आ गई, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज अब
समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे हमारे अध्याय 6 के बारे में कि अध्याय 6 के अंदर क्या रखा गया। देखिए अध्याय 6 कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, ज़्यादा बड़ा इसमें हमारा टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी अपन को जो है वो देखना है कि इसके अंदर क्या है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा, ये दो चीज अपन को इसके अंदर पढ़ने हैं। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में हालांकि सभी स्तरों पर सामाजिक और लैंगिक अंतराल को कम करने का प्रयास किया गया, किंतु असमानता आज भी देखी जाती है। आपको पता है भारत की शिक्षा प्रणाली में काफी स्तरों पर सामाजिक रूप से और लिंग के आधार पर काफी भेदभाव किया जाता है और इस भेदभाव को कम करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन यदि बात करते हैं कि ये बिल्कुल नष्ट हो गया, तो ये बिल्कुल नष्ट अभी तक नहीं हुआ है, मतलब अभी भी ये चल रहा है। अभी भी हमारा जो है वो भेदभाव किया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन को थोड़ा सा इसके अंदर क्या क्या है वो अपन को देखना है। यूडाइस का जो 2016-17 का जो डाटा है उसके आंकड़ों से आधार पर हम ये निर्धारित करेंगे कि प्राथमिक स्तर से और उच्चतर स्तर पर नामांकन की क्या स्थिति है। ये आपके आंकड़े हैं यूडाइस 2016 से 17, यूडाइस 2016 से 17, इसके ये आंकड़े यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो प्राथमिक स्तर पर नामांकन और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन, इसको यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। जैसे इसमें एससी कैटेगरी में पहले 19.6% नामांकन था, मतलब प्राथमिक स्तर पर, लेकिन उच्चतर माध्यमिक पर ये 17.3% हो गया। एसटी में 10.6% था तो ये 6.8% रह गया। दिव्यांग का 1.1% था तो ये 0.25% रह गया। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राथमिक स्तर से और जैसे ही हम उच्चतर माध्यमिक की तरफ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। ठीक है। दुर्बल वर्गों में प्रतिशत नामांकन में गिरावट शिक्षा में असमानता को दर्शाती है। उच्चतर शिक्षा में यह प्रतिशत और कम हो जाता है। ठीक है ना, नामांकन में जो ये गिरावट आ रही है ये किसके कारण आ रही है, ये असमानता को दर्शा रही है। और ये प्रतिशत जब हम उच्च माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक की तरफ जाते हैं तो ये प्रतिशत क्या होता है, कम होता जाता है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में एसईडीजी एसईडीजी का काफी बड़ा अनुपात है, अतः एनईपी ने यह सिफारिश की गई कि शैक्षिक रूप से वंचित एसईडीजी की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन एसईजी जेड चेज घोषित किया जाना चाहिए ताकि केंद्र व राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रयास करे। हमारा जो एसईडीजी जो क्षेत्र था, सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ये क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप था। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा क्या है, ये ग्रुप है। तो इस एनईपी में हमारी शिक्षा नीति में सिफारिश की गई थी, क्या सिफारिश की गई थी कि जो शैक्षिक रूप से वंचित है, कौन सा, ये वाला ग्रुप, ये बहुत बड़ा ग्रुप है और ये क्या है, शिक्षा से वंचित हो रहा है। तो कुछ क्षेत्रों को हम विशेष शिक्षा क्षेत्र मतलब स्पेशल एजुकेशन जोन के नाम से इनकी क्या कर दें, घोषित कर दें, जिससे कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के क्षेत्रों के लिए क्या कर सकती है, अतिरिक्त प्रयास कर सकती है, इनको और सुविधाएं शिक्षा के लिए दे सकती है। तो ये भी हमारा एनईपी के अंदर रखा गया प्रस्ताव और ये हमारे अध्याय 6 के अंदर रखा गया। और अध्याय 6 के अंदर क्या है, यहाँ पर केंद्र सरकार सभी लड़कियों ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। मतलब यहाँ पर आपको लिंग के आधार पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो ट्रांसजेंडर, मतलब ये हमारे जो तृतीय हमारा जो जेंडर होता है, ठीक है ना, तो ट्रांसजेंडर छात्रों इनकी क्या है, गुणवत्ता
पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगी हमारी सरकार, जो है जो जेंडर समावेशी निधि का क्या करेगी, गठन करेगी। ये भी हमारी क्या है, एनईपी के अंदर प्रस्ताव रखा गया है। यह नीति अल्पसंख्यकों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, सीडब्ल्यूएसएन, दिव्यांगों व महिलाओं के लिए समावेशी समतामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। मतलब ये नीति किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिनको हम सीडब्ल्यूएसएन के नाम से जानते हैं, दिव्यांग और महिलाओं के लिए क्या करेगी, समावेशी और समतामूलक शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और समावेशी शिक्षा को भी लागू किया जाएगा। तो ये आपकी पूरी जो है वो एनईपी 2020 जो है इसके बारे में हमने आज पढ़ा, और उसका भी हमने क्या पढ़ा, अध्याय 6। तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इसी प्रकार आपको हम नई नई टॉपिक के आधार पर आपको वीडियो जो बना करके आपकी हेल्प करते रहेंगे। तब तक के लिए हम इस समय वीडियो को यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।